ये न्यूट्रिशन गार्डन है बिकॉज जब हमें खाने के लिए, हमारी बॉडी के लिए जितनी भी चीज़ें चाहिए होती हैं, बेसिकली हमें वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड जो दालें होती हैं उनसे मिलती हैं। तो दालें तो हम सारी नहीं उगा सकते हैं क्योंकि क्वांटिटी यूज़ होती है, लेकिन वेजिटेबल एंड फ्रूट्स काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में हम अपने गार्डन में ले सकते हैं। न्यूट्रिशन मैं इसलिए बोल सकती हूँ क्योंकि मैं यहीं से आयरन भी ले रही हूँ, मैं यहीं से विटामिन ए भी ले रही हूँ, विटामिन के, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सब मेरी यहाँ से जो ज़रूरत है वो पूरी हो रही हैं। लौकी, तोरई, स्नेक गॉर्ड ये सब लगाया था। लीफी वेजिटेबल्स में धनिया, पालक, मेथी ये सब मैंने लगाया। और सर्दियों की जो क्रॉप हुई थी उसमें बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में कैरेट्स, रेडिश और बीटरूट ये बहुत ही अच्छी मुझे मिली थी। लेकिन जो चीज़ें हम मिल रही हैं उनमें डिफरेंस ये है कि एक तो टेस्ट बहुत अच्छा होता है और न्यूट्रिशन तो नो डाउट अच्छा होगा ही बिकॉज वो ऑर्गेनिक हैं, लेकिन टेस्ट जो इतना अमेजिंग होता है, आप कुकिंग जो टाइम होता है वो कम हो जाता है। ग्रो बैग्स ना डिफरेंट साइजेस के अवेलेबल होते हैं। अगर आपको लीफी ग्रीन्स उगानी है तो उसके लिए आपको वाइड और जो जिनकी डेप्थ कम होती है वो भी मिलते हैं। दूसरा, अगर आपको फ्रूट्स उगाने हैं तो आपको बड़े वाले जो 24x24 या 18x18 वो भी आपको मिल जाते हैं। और वेजिटेबल्स के लिए ज़रूरत के हिसाब से 12x12 से लेके सारे साइजेस अवेलेबल होते हैं। नमस्कार दोस्तों, यूनिक फार्मिंग चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। एक अच्छी और पोषण युक्त डाइट लेना सभी का अधिकार है, जिसमें पुरुष, महिला, वृद्ध, बच्चे सभी शामिल हैं। लेकिन जिस तरीके से जहर युक्त सब्जियां और मिलावट युक्त अनाज बाजार में बिक रहे हैं, उस हिसाब से तो यह असंभव लगता है। लेकिन आज हम आए हैं फरीदाबाद की एक ऐसी महिला के पास जिसने अपने घर में ही न्यूट्रिशन गार्डन तैयार किया है, यानी पोषण वाटिका तैयार की है। तो आज हम उनसे जानेंगे कि किस तरीके से टेरेस गार्डन के माध्यम से ही वे अपने परिवार को पौष्टिक भोजन परोस रही हैं। तो चलिए मिलते हैं फरीदाबाद की मीनाक्षी जी से और लेते हैं पूरी जानकारी। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार मैम। नमस्ते जी। यूनिक फार्मिंग चैनल पर आपका स्वागत है और मैं सबसे पहले चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। नमस्ते, मेरा नाम है मीनाक्षी, मैं फरीदाबाद से हूँ और मैं अपने ही घर के टेरेस पे, आप जैसे देख रहे होंगे, मैं गार्डनिंग कर रही हूँ। मुझे गार्डनिंग करते हुए लगभग टेरेस पर लगभग 1.5 साल हो गया है और पता नहीं कैसा कर रही हूँ, लेकिन अपनी बेस्ट कोशिश कर रही हूँ। ये तो सिर्फ 1.5 साल के अनुभव में एक न्यूट्रिशन गार्डन तैयार करना अपने आप में बहुत खास है। तो मैम, इसका आपने जो नाम दिया है वो न्यूट्री गार्डन दिया है, तो मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि ये न्यूट्रिशन गार्डन कैसे है। ये न्यूट्रिशन गार्डन है बिकॉज जब हमें खाने के लिए, हमारी बॉडी के लिए जितनी भी चीज़ें चाहिए होती हैं, बेसिकली हमें वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड जो दालें होती हैं उनसे मिलती हैं। तो दालें तो हम सारी नहीं उगा सकते हैं क्योंकि क्वांटिटी यूज़ होती है, लेकिन वेजिटेबल एंड फ्रूट्स काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में हम अपने गार्डन में ले सकते हैं। तो मैंने जब शुरुआत की थी तो फरवरी से शुरुआत की थी गार्डन की। तो फरवरी में जो मंथ होता है तो वहाँ पे नॉर्मली हम जो समर वेजिटेबल्स होते हैं वो ग्रो करते हैं। तो समर वेजिटेबल्स जो होती हैं वो वाइटामिन्स एंड मिनरल्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। फिर उसके बाद में विंटर जो वेजिटेबल्स हैं वो हमने उगाई हैं और अब अगर आप देखोगे तो इसमें मिक्स होता है क्योंकि कुछ आपको विंटर वेजिटेबल्स मिलेंगी, कुछ आपको ऐसी मिलेंगी जो समर वेजिटेबल्स हैं। न्यूट्रिशन मैं इसलिए बोल सकती हूँ क्योंकि मैं यहीं से आयरन भी ले रही हूँ, मैं यहीं से विटामिन ए भी ले रही हूँ, विटामिन के, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सब मेरी यहाँ से जो ज़रूरत है वो पूरी हो रही हैं। कुछ ही सही पर हो रही हैं और आगे धीरे धीरे करके ये सारी चीज़ें बढ़ती जाएंगी तो और भी अच्छे से हम जो न्यूट्रिशन है वो अपने गार्डन से ले पाएंगे। अच्छा, आप यहाँ से कौन कौन सी सब्जियाँ लेते आए हैं? मैंने जब शुरुआत की थी तो सबसे पहले मैंने बेल वाली सब्जी लगाई थी, बैंगन लगाया था, टमाटो लगाया था, लेकिन टमाटो फेल हो गया था क्योंकि होता है गार्डनिंग में, सारी चीज़ें फेलियर्स भी होते हैं और आपको चीज़ें भी मिलती हैं। लेकिन धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ तो सबसे पहले मुझे मिला बैंगन। इतने ढेरों बैंगन हमें मिले थे कि हमें पड़ोसियों में भी बांटने पड़े और अपने मेरे रिलेटिव्स जो पास में रहते हैं मैंने उनको भी दिया था। और एक्चुअली एक बार के लिए हम पक गए थे कि अब बैंगन नहीं खाना और फिर मैंने साथ में लगाया था कॉर्न। गहराई मैं कम लगाई थी लेकिन फिर भी मुझे बहुत अच्छी हार्वेस्ट मिली थी। और उस कॉर्न का जो टेस्ट होता है ना अंजू जी, वो ऐसा होता है कि आप ना कच्चा खाओगे तो आपको लगता है आप भून के या बॉईल करके खा रहे हो। इतना यमी कि हम टेरेस पे खड़े होके मैं और मेरी सिस्टर खा गए थे उसको, लिटरली खा गए थे हम उसको। आप देखेंगे अभी भी मैंने कॉर्न लगाया हुआ है और आगे भी मुझे कॉर्न से बहुत सेटिस्फेक्शन है। फिर उसके बाद में लौकी, तोरई,
स्नेक गॉड ये सब लगाया था। लीफी वेजिटेबल्स में धनिया, पालक, मेथी ये सब मैंने लगाया। और सर्दियों की जो क्रॉप हुई थी उसमें बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में कैरेट्स, रेडिश और बीटरूट ये बहुत ही अच्छी मुझे मिली थी। इवन गोभी और नोलखोल भी मैंने उगाया था, लेकिन चूहे आ गए थे छत पे तो नोलखोल और ब्रोकली दोनों उन्होंने बर्बाद किया था। बाकी अगर वो नहीं खाते तो हम हार्वेस्ट लेने ही वाले थे तो वो बहुत अच्छी क्वांटिटी में मैंने लिया है। अभी अगर आप देखेंगे तो मालाबार स्पिनच मैंने लगाया हुआ है, उसके बाद में है लौकी, कॉर्न, वापस से तोरई और ये सब चलता रहता है। टमाटोज़ की बहुत अच्छी क्रॉप मैंने लास्ट ईयर ली थी। तो सब्जियों के अलावा कुछ फ्रूट्स हैं जो मैंने उगाए हैं जिनको इजीली हम कंटेनर में ग्रो कर सकते हैं, जैसे कि अनार, गुआवा और लेमन, संतरा और चीकू। और अभी मैंने रिसेंटली ऐड किया है शहतूत को, यानी कि मलबरी जिसे कहते हैं। इसकी कई वैरायटीज़ आती हैं तो इनकी भी मैंने बहुत अच्छी, मतलब अभी तक सारी चीज़ों की क्रॉप नहीं ली है। गुआवा बहुत अच्छा हार्वेस्ट हुआ था, आप एक बार लगा के देखिए तो आपको पता चलेगा कि टेस्ट में क्या डिफरेंस होता है और क्या, मतलब खाने का स्वाद तो अलग होता है क्योंकि आप मेहनत कर रहे होते हो, लेकिन जो टेस्ट होता है ना वो एक्चुअली फिर लगता है कि आप उगाइए और तभी खाइए। तो मैम मैं ये भी जानना चाहूँगी, क्योंकि ये टेरेस पर है, तो आपने ये सारी सब्जियाँ किस में लगा रखी हैं? क्योंकि ये टेरेस पे है अंजू जी, तो मैंने जो मेन फोकस रखा है वो ग्रो बैग्स में रखा है। क्योंकि रीज़न क्या है कि ग्रो बैग्स ना डिफरेंट साइजेस के अवेलेबल होते हैं। अगर आपको लीफी ग्रीन्स उगानी है तो उसके लिए आपको वाइड और जो जिनकी डेप्थ कम होती है वो भी मिलते हैं। दूसरा, अगर आपको फ्रूट्स उगाने हैं तो आपको बड़े वाले जो 24x24 या 18x18 वो भी आपको मिल जाते हैं। और वेजिटेबल्स के लिए ज़रूरत के हिसाब से 12x12 से लेके सारे साइजेस अवेलेबल होते हैं। और अब जब आप गार्डन देखते हो ना तो एक जैसा जो हमारा होता है कि एक सिमिलर लुक या एक अच्छा सा लुक आना चाहिए तो वो आता है। अगर हम इसी की बजाय अगर कंटेनर्स में या गमलों में स्टार्ट करते हैं तो हर साइज़ का गमला एक जैसा मिलना अवेलेबल नहीं होता। थोड़ा हैवी भी, अगर सीमेंट यूज़ करते हो तो हैवी भी होता है और सीमेंट थोड़े टाइम बाद ख़राब भी होने लगते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि ग्रो बैग्स प्लास्टिक नहीं है या प्लास्टिक के गमले ये नहीं, वो होता है, लेकिन अगर हम मैं अगर क्रॉप की बात करूँ तो मुझे लगता है कि ग्रो बैग्स में सब्जियाँ उगाना ज़्यादा अच्छा है। तो जैसा कि आपने शुरू में बताया था कि तकरीबन 1.5 साल से आप यहाँ पर किचन गार्डनिंग कर रही हैं, तो इतने कम समय में क्या ये पीछे का कोई बैकग्राउंड था, खेती से जुड़ा हुआ था, या फिर आपने कहाँ से सीखा? एक्चुअली मैं आपको बताऊं तो मेरा कोई भी नाता नहीं है दूर दूर तक कि मैंने कभी भी, मेरी फैमिली में भी किसी ने ऐसे सच गार्डनिंग की हो। कभी किसी ने कोई गार्डनिंग नहीं की। ये एक इंटरेस्ट था जो मुझे भी नहीं पता कहाँ से निकला, क्योंकि अब जब मैं अपनी फ्रेंड से मिलती हूँ तो वो बोलते हैं यार हमें तो पता ही नहीं चला कि इतने टाइम तुम आया कहाँ से ये सब चीज़ें। तो होता है कि जब आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट होता है तो आप वो पढ़ते हैं, देखते हैं, बोलते हैं, मतलब सारी चीज़ें, आपका माइंड उसी चीज़ में वर्क करता है। तो मैं बहुत टाइम से स्टडी करती रहती थी, यूट्यूब्स पे वीडियोज़ वगैरह ये सब देखती। आप जैसे चैनल्स जो होते हैं जो सबका गार्डन दिखाते हैं और जो इंस्पिरेशन होते हैं कि हाँ हमारा भी इस तरीके का एक गार्डन होना चाहिए, वो सब चीज़ें देखते थे। तो धीरे धीरे, सबसे पहले जब बालकनी में मैंने गार्डनिंग की थी तो मैंने उगाए थे टमाटोज़, ओनली टमाटोज़, और वो इतना अच्छा फले, लेकिन फूल बनने के बाद झड़ गए। तो मुझे रीज़न समझ आया कि मैंने उनको टाइम पे शेड प्रोवाइड नहीं कराई। जैसा होता है ना कि आप धीरे धीरे सीखते हैं अपनी गलतियों से, तो वो चीज़ें मेरे सामने आने लगी। फिर एक दिन मैंने और मेरे हस्बैंड ने सोचा कि हमें अपना टेरेस गार्डन स्टार्ट करना चाहिए और कुछ न्यूट्रिशन अपने गार्डन से लेना चाहिए। तो फिर हमने ये स्टार्ट किया। मीनाक्षी जी, जैसे कि हमने देखा कि काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग भी यहाँ पर हो रखी है, तो मैं ज़रूर ये जानना चाहूँगी कि आप इनमें खाद कौन सा डालते हैं? खाद की अगर मैं बात करूं तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं किचन वेस्ट कंपोस्ट ही डालती हूँ या फिर मैं गोबर खाद यूज़ करती हूँ। मैं एक्चुअली सारी चीज़ें यूज़ करती हूँ जो जिस टाइम पे अवेलेबल होता है। मैंने जब कंपोस्टिंग की शुरुआत की थी तो मैंने सोचा था कि यार ये तो बहुत महंगा पड़ रहा है और कंपोस्टिंग करते हैं ताकि पैसा बचेगा। लेकिन जैसे जैसे मैंने कंपोस्टिंग स्टार्ट की ना, तो ऐसे कहते हैं ना कि एक दिल है आपका गार्डन में और बाकी का दूसरा है कंपोस्टिंग में, कि कंपोस्टिंग और गार्डनिंग दोनों मेरे लिए इस तरीके से हैं, एक दूसरे से बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं। कि मैं किचन वेस्ट कंपोस्ट डालती हूँ, बाकी जो बायोमास मेरे गार्डन से निकलता है, बायोमास मीन्स सूखी पत्तियाँ या ये सब चीज़ें निकलती हैं, वो मैं नीचे ग्रो बैग्स में डालती हूँ, मिट्टी डालती हूँ और वर्मी कंपोस्ट भी यूज़ करती हूँ, गोबर खाद भी यूज़ करती हूँ टाइम टू टाइम। और अभी मैंने जो रिसेंटली स्टार्ट किया है बायो एंजाइम्स, तो उसके भी रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं।
ठीक है, यानी कि पूरा तरीके से ये ऑर्गेनिक आप इसमें खाद इस्तेमाल करती हैं? हाँ, मैं पूरा ऑर्गेनिक है। मैं इसलिए आपको बोल रही थी कि अगर हम नीम खली का यूज़ करते हैं तो आप देखेंगे आपके गार्डन में ना पेस्ट अटैक बहुत कम होता है। और एक चीज़ और मीनाक्षी जी, मैं ये जानना चाहूँगी कि जब भी कोई किचन गार्डनिंग शुरू करता है तो उसकी शुरुआत में ये समस्या रहती है कि पहली साल में बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग नहीं हो पाती है, मतलब वो हार्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो क्या ऐसी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ी थी? हाँ, बिल्कुल करनी पड़ी थी मैम, क्योंकि मैंने जो शुरुआत की थी वो करी थी फरवरी में जी, और मेरे साथ हेल्थ इश्यूज़ बहुत रहे थे उस टाइम पे, तो मैंने ध्यान नहीं दिया उस वजह से। तो मैं ये कह सकती हूँ, मेरा टेरेस आप देख रहे हो बिल्कुल ओपन है, यहाँ बिल्कुल भी छाँव नहीं आती थी, शेड की कोई भी मैंने अरेंजमेंट नहीं किए थे। बिकॉज ऑफ दैट मुझे थोड़ी कम क्रॉप मिली थी। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत कम मिली थी, लेकिन थोड़ी कम क्रॉप मिली थी। तो पर उसने मुझे मोटिवेट किया, क्योंकि मुझे मेरे पास रीजंस थे कि मैंने शेड नहीं दिया, मैंने थोड़ी केयर नहीं की। और फिर उसके बाद जब हम विंटर वेजिटेबल्स मैंने लिए, तो मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर दूँगी, वो बहुत ही अमेजिंग थी। मैंने इतनी कैरेट्स निकाली हैं भर के, पूरा प्लेट, दो ऑरेंज कैरेट्स, रेड कैरेट्स, मूली, बहुत ही अच्छी मैंने जो हार्वेस्टिंग ली थी। तो उसने मुझे और भी मोटिवेट किया था। चलिए, तो मैम फ्रूटिंग तो शानदार हो ही रही है। हाँ जी। और मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि जैसे आप 1-1.5 साल पहले बाज़ार से खरीद कर लाते होंगे हाँ जी। सब्जियाँ, तो अब जो आपके टेरेस से सब्जियाँ मिल रही हैं, इन दोनों में अंतर क्या फील कर रहे हो आप? देखिए, अभी भी मार्केट से तो अभी भी कुछ चीज़ें लेनी पड़ती हैं, लेकिन जो चीज़ें हम मिल रही हैं उनमें डिफरेंस ये है कि एक तो टेस्ट बहुत अच्छा होता है और न्यूट्रिशन तो नो डाउट अच्छा होगा ही, बिकॉज वो ऑर्गेनिक हैं, लेकिन टेस्ट जो इतना अमेजिंग होता है, आप कुकिंग जो टाइम होता है वो कम हो जाता है। अच्छा। हाँ, जैसे लौकी है, लौकी तो वैसे भी बदनाम है कि मार्केट में बहुत ख़राब मिलती है, लेकिन फिर भी अगर मैंने अभी लौकी हार्वेस्ट की और मैं लौकी नहीं खाती हूँ, लेकिन जब मैंने अपनी मम्मी के लिए लौकी बनाई थी तो उसको देख के ही मेरा मन हो रहा था कि मैं थोड़ी सी टेस्ट कर लूँ। और रात को मैंने जब बनाई थी तो साथ में पनीर भी बनाया था, तो मैंने, आप बिलीव नहीं करोगे, ये फैक्ट है कि मैंने पनीर को साइड में रख के पहले लौकी खाया था कि मैं लौकी नहीं खाती हूँ, और सीरियसली उसका टेस्ट बहुत अच्छा था। और जो उसकी कुकिंग प्रोसेस थी, जनरली हम बहुत टाइम लेता है बनने में, वो बहुत ही जल्दी पक गया। और न्यूट्रिशन वैल्यू तो एक्चुअली हाई होती है। और जो लौकी होता है, अगर मैं लौकी के बारे में बात करूँ तो लौकी को, जो लौकी का एक्सट्रैक्ट होता है यानी कि जूस वगैरह होता है, ये सब चीज़ें डायबिटिक पेशेंट के लिए रिकमेंड किए जाते हैं, क्योंकि इस बहुत ही न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है इसकी। तो डायबिटीज़ मतलब ऐसा बोलते हैं कि ब्लड शुगर कम होती है इससे। वेट लॉस में आई थिंक इसको यूज़ किया जाता है। बाकी वाइटामिन्स एंड मिनरल्स की पूरी खदान है ये, तो उसकी वजह से आपको न्यूट्रिशन बहुत अच्छा मिलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे हम गार्डनिंग करते हैं और जो हम उगाते हैं तो उसे हम खाना भी सीखते हैं। चलिए, बहुत सही बात बताई आपने। जैसा कि मैम हम देखते हैं कि ज़्यादातर सब्जियों पर जो पेस्ट अटैक बहुत जल्दी होता है, तो आप अपने टेरेस गार्डन पे जो सब्जियां लगी हुई हैं उनको पेस्ट अटैक से कैसे बचाते हैं? अंजू जी, मैं बोलूँगी कि मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं अपनी सॉइल जो है वो बहुत ही अच्छी बनाती हूँ। अच्छी बनाने से मतलब है आप उसमें नीम खली का यूज़ कीजिए। नीम खली डालने से क्या होता है कि जो मिट्टी है उसमें पेस्ट अटैक कम होता है। जो एक तो दो टाइप के पेस्ट होते हैं, एक जो प्लांट्स के ऊपर लगते हैं और एक जो प्लांट्स के नीचे जड़ों में लगते हैं। तो नीम खली दोनों से ही उसका बचाव करती है। अगर इनिशियल स्टेज पे आपका प्लांट हेल्दी है तो वो बाद में भी हेल्दी रहता है। जब पौधा बड़ा हो जाता है तो पहले मैं यूज़ करती थी नीम ऑयल, लेकिन अब मैंने नीम ऑयल को थोड़ा और कम कर दिया है। अगर मुझे ज़रूरत लगती है, वैसे तो मुझे बहुत ही कम ज़रूरत लगती है, अगर लगती भी है तो मैं थोड़ा नेचुरल जो अपना बायो एंजाइम बनाती हूँ, सिट्रस फ्रूट्स का बनाती हूँ, एलोवेरा का बनाती हूँ, अनियन पील का बनाती हूँ बायो एंजाइम, तो वो सब उसका स्प्रे मैं टाइम टू टाइम कर देती हूँ अगर मुझे नीड होती है तो जैसा कि आपने बताया कि आपने बहुत स्टडी भी की, तो मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि अगर कोई बिगनर्स इसको शुरू करना चाहता है तो जो गलतियाँ आपने की ताकि वो ना करे, तो ऐसी क्या सावधानियाँ जो उन्हें बरतना चाहिए और किस तरीके से उन्हें शुरुआत करनी चाहिए? हाँ, मैं जो बिगनर्स हैं, जो लोग शुरुआत करना चाहते हैं, उनको बस सबसे पहली सलाह ये दूंगी कि आप बस स्टार्ट कीजिए। ये मत सोचिए कि आप पास होंगे, फेल होंगे। आप ये मत कभी भी, मतलब ये मत नहीं सोचे कि आप अगर टमाटो उगा रहे हैं तो आपको 10 किलो टमाटो, मतलब 10 kg टमाटो आपको मिल जाएंगे। ये बिल्कुल ना सोचा। हो सकता है आपको 2 ही टमाटो एक बार में मिले, पर जो वो 2 मिलेंगे ना, उसकी जो वैल्यू होगी आपके लिए वो बहुत ही, मतलब बहुत ही सेटिस्फाइंग होगी। सोचिए कि आपको क्या उगाना है, आपकी जगह कितनी बड़ी है, वहाँ पे सनलाइट क्या रहती है
और क्योंकि सनलाइट जो होती है वो मेन रोल होता है। लाइक अगर आपके पास ऐसी बालकनी है जो साउथ फेसिंग है, तो वहाँ सनलाइट की बहुत कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, तो वहाँ पे आप हर टाइप की वेजिटेबल उगा सकते हैं। लेकिन अगर बालकनी की ही अगर मैं बात करूँ तो उसमें अगर आपके पास नॉर्थ फेसिंग है तो उसमें सनलाइट नहीं रहती है, तो उसके लिए आपको लीफी ग्रीन्स जो है वो आप उगा सकते हैं इजीली। दूसरा जो मैं बोलती हूँ सॉइल, कि सॉइल बहुत ही मेन इम्पॉर्टेंट मतलब प्ले करती है। अगर हम सोचें कि मिट्टी उठाई डाल दी और लगा दी कि ज़मीन में भी तो पेड़ उग जाते हैं, ज़मीन होती है, उसमें मिनरल्स वाइट सब चीज़ें अवेलेबल होती है, जड़ें गहरी जाती हैं, वो सारी चीज़ें ले लेती हैं। लेकिन जब आप कंटेनर गार्डनिंग कर रहे हैं तो आपके पास एक छोटा सा पॉट होता है, उसमें न्यूट्रिशन जितना मिलेगा पौधा उतना ही आपको ग्रोथ देगा। तो आप जो सॉइल मिक्स बनाएं वो वेल ड्रेन्ड बनाएं, नीम खली का यूज़ करें, एक बार थोड़ा सा इन्वेस्ट करें, कंपोस्टिंग करें। अगर पैसा बचाना चाहते हैं तो किचन वेस्ट कंपोस्टिंग करें, ताकि उससे जो खाद निकलेगी वो आपके गार्डन में काम आएगी। तो ये सब चीज़ें यूज़ करने के बाद में सॉइल अच्छी बनाएं, उसके बाद में सीड की क्वालिटी वो भी बहुत अच्छी होना चाहिए। अक्सर जब स्टार्टिंग हम बिगनिंग में करते हैं तो क्या करते हैं कि किचन से सीड्स लिए और डाल दिए। उसमें क्या होता है कि अगर जो फ्रेश सीड्स अगर आप किचन से कोई चीज़ लेकर आए हो तो फ्रेश तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, अदरवाइज जो पहले से रखा हुआ है पुराना हो चुका है वो बिल्कुल भी अच्छा रिजल्ट आपको नहीं देगा। तो मेरा जो मतलब ये मेरा मानना है, मैं ये नहीं कह रही ये सही है, कि आप अगर अच्छे क्वालिटी के सीड्स परचेज करेंगे लोकल नर्सरीज से कीजिए, बहुत सस्ते मिल जाते हैं, सीड शॉप से कीजिए, वहाँ से अगर आप सीड्स डालेंगे तो आपको रिजल्ट्स भी अच्छे मिलेंगे। और सीज़न स्टार्ट जब आप बिगनिंग कर रहे हैं तो आप ना गर्मियों में कभी भी स्टार्ट मत कीजिए, आप कीजिए मॉनसून में। इस मौसम में स्टार्ट करेंगे तो आपको और भी अच्छा लगेगा। आप सितंबर चल रहा है, सितंबर में अगर आप स्टार्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ कि आपको रिज़ल्ट अच्छे मिलेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आप बहुत अच्छे से यानी कि आपको रिज़ल्ट मिलेंगे तो आप और भी प्रेरित हो पाएंगे आगे के लिए। ठीक है, तो दोस्तों हमने देखा कि किस तरीके से मीनाक्षी जी ने बहुत ही अच्छा एक न्यूट्रिशन गार्डन तैयार कर रखा है। बहुत सी सब्जियां उन्होंने यहाँ पर ग्रो की हैं और उसके साथ ही उन्होंने किस तरीके से पूरी छत को मैनेज किया है, जिस पर उन्होंने अलग अलग तरीके के बड़े बड़े प्लांट्स भी लगाए हैं जो हमने आपको अपनी वीडियो में दिखाए। इसके साथ ही उन्होंने बहुत सी हमें जानकारी दी कि किस तरीके से हमें मिट्टी तैयार करनी चाहिए, किस तरीके से हम अपनी फ्रूटिंग को ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी जानकारी आपको इसमें मिल गई है और इसके साथ ही न्यूट्रिशन गार्डन से रिलेटेड और ग्रो बैग से रिलेटेड भी बहुत सी जानकारी हम मीनाक्षी जी से लेंगे और अगली वीडियोस में आपको दिखाएंगे। तो हमारे चैनल पर बने रहिए और ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।